हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी इंडिया में। हम लोग पढ़ रहे थे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर 1। आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक की जिसका नाम है एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। हम लोगों ने इसके पहले परसेंटेज कंपोजिशन वाले वीडियो को देख लिया था, जिसमें हम लोगों ने किसी भी गिवन कंपाउंड के अंदर उसके एलिमेंट का परसेंटेज निकाला था कि कोई भी कंपाउंड अगर हमारे पास है उसमें जो भी एलिमेंट उसके प्रेजेंट है कितने परसेंट कौन सा एलिमेंट इन्वॉल्व है उसको हम लोगों ने निकाला था। अब देखिए उसी परसेंटेज का यूज़ यहाँ पे कहीं ना कहीं होने वाला है जब भी हम लोग एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले आइए समझते हैं एम्पिरिकल फार्मूला आखिर है क्या। तो आज हम लोग बात करेंगे नए टॉपिक में जिसका नाम है हमारा एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो पहले हम लोग समझेंगे एम्पिरिकल फार्मूला क्या है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे अगर हमारे पास कोई भी एक मॉलिक्यूल है जिसके मैं फार्मूले को यहाँ पे लिख रहा हूँ। अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है, हम लोग ले लेते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल C6H12O6। ये हमारे पास ये क्या है, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये तो हम लोग जानते हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला का हमें आइडिया है कि मॉलिक्यूल का जो फार्मूला बनता है वो हमारे पास एटम से मिलके बनेगा, यानी जितने भी एटम उसके किसी भी कंपाउंड मॉलिक्यूलर फार्मूले को बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, जो भी एटम इन्वॉल्व होते हैं सभी को हम लोग क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं, एक पूरा मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे 6 कार्बन के एटम, 12 हाइड्रोजन एटम और 6 ऑक्सीजन एटम जब साथ में कंबाइंड होंगे तो क्या होगा, एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। और उस मॉलिक्यूल के अंदर जो भी एटम्स हैं, ठीक, उसके अगर नंबर को सारे को लिख के हम लोग एक साथ लिख दें सभी एटम्स को, तो क्या होगा, एक मॉलिक्यूल का फार्मूला बन जाएगा। यानी जो भी एक्चुअल में एटम कंबाइंड होते हैं किसी मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, और उससे जो फार्मूला बन के आएगा वो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला है, जो कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम से बन के आएगा। तो ये तो हमें पता है। लेकिन एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, तो एम्पिरिकल फार्मूले में हम लोग करते क्या है, एक सिंपल रेशियो निकालते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूले में जो एटम इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कार्बन के 6 एटम, हाइड्रोजन के 12 एटम और ऑक्सीजन के भी 6 एटम है। अगर मैं इन सबको एक सिंपल नंबर से क्या करूं, तीनों को डिवाइड कर दूं, तो हमारे पास ये फार्मूला क्या बन के आएगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये पूरा जो फार्मूला है उसमें यहाँ भी 6, यहाँ 12, यहाँ 6, तो 6 से तीनों के तीनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अगर मैं इसे 6 से कैंसिल कर दूं तो ये बन जाएगा C1, H बन जाएगा 6 2 12 और ये 6 बन जा 6। लेकिन हम लोग 1 को लिखते नहीं है क्योंकि हमें पता है C1 का मतलब C ही है, तो सीधे हम लोग क्या लिखेंगे, CH2O। ये जो हमारा सिंपल रेशियो के फॉर्म में जो फार्मूला बन के आया, सिंपल रेशियो इसे क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं ये 6 कार्बन था, 12 हाइड्रोजन था और 6 ऑक्सीजन था। इसे काटने के बाद बन गया 1:2:1 के फॉर्म में। और इससे अगर फार्मूला लिखेंगे तो क्या बनेगा, CH2O। तो ये जो फार्मूला बन के आया, सारे मॉलिक्यूल को ठीक कैंसिल करने के बाद उसके एटम के हम लोग क्या किए, जो भी नंबर्स थे उनको हम लोग डिवाइड कर दिए, उसके बाद जो फार्मूला बन के आया इसे बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। इसे क्या बोला जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला बोला जाएगा। तो ये तो बात हुई ग्लूकोज वाले मॉलिक्यूल की। अगर हम लोग किसी और मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला ले लें और उससे एम्पिरिकल फार्मूला बनाएं, जैसे अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे कोई दूसरा मॉलिक्यूल मान लेते हैं CH4 है, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन 1 और हाइड्रोजन कितना है, 4 एटम। ये हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला किसका है, मीथेन का। तो इसमें देखा गया कि कार्बन तो 1 एटम और हाइड्रोजन के जो 4 एटम है, तो 1 और 4 को हम लोग अब किसी नंबर से, ठीक है, दोनों को सेम नंबर से क्या करते, डिवाइड नहीं कर पाएंगे। एक को अगर छोड़ दिया जाए 1 के अलावा, ये 2 से 3 से 4 से किसी से भी कैंसिल नहीं होगा, यानी इसका हम लोग रेशियो नहीं निकाल सकते। ये हमारा मिनिमम नंबर में क्या हुआ है, कैंसिल होके आ चुका है। तो इसका यही हमारा क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है, यही क्या एम्पिरिकल फार्मूला भी है। अगर मान लेते हैं अगर इस तरह से हमारे पास होता, जैसे मान लेते हैं हमारे पास होता एथेन C2 या 6, तब तो इसे हम लोग कैंसिल कर सकते थे। ये हो जाता C2 से कैंसिल करते तो आता C1 और H आ जाता 3। तो ये तो मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये बन जाता है एम्पिरिकल फार्मूला। लेकिन CH4 में तो कैंसिल कर नहीं पाएंगे, तो यहाँ पे यही दोनों है, यही एम्पिरिकल भी है, यही क्या है, मॉलिक्यूलर भी है। तो अगर नहीं कैंसिल हो पा रहा है तब तो दोनों फार्मूला एक ही होगा। अगर कैंसिल होने के बाद जो बच रहा है वो एम्पिरिकल, पहले वाला मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इतना चीज़ हम लोगों ने समझ लिया। अब आइए देखते हैं इन दोनों में रिलेशन क्या है। एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला एक दूसरे से रिलेटेड किस तरीके से है। तो बात करेंगे हम लोग
यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे एक डिफिनेशन भी दिया गया आप लोगों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का, जो कि हमको पता है, एक बार हम लोग इसको पढ़ भी लेते हैं। यहाँ देखिए लिखा गया द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इज अ फॉर्मूला डिराइव फ्रॉम मॉलिक्यूल। ठीक, किसी भी मॉलिक्यूल से जो डिराइव होता है उसका फॉर्मूला, उसे बोल रहे हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और इसमें एक चीज और ध्यान देना है, इट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, यानी किसी भी कंपाउंड के अंदर उसके जो भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, उस मॉलिक्यूल के जो भी इंडिविजुअल एटम से मिलकर फॉर्मूला बनेगा, वही हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया। जैसे अगर बात करेंगे वाटर की, तुम्हारे पास क्या है, वाटर एक पूरा कंपाउंड अगर ले लिए, तो उस वाटर के अंदर कई सारे H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे। उस H2O को मॉलिक्यूल को बनाने के लिए कितने कितने एटम इन्वॉल्व हुए हैं, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन आया है। तो उस 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन को मिलाने के बाद एक फार्मूला बन जाएगा H2O, उसी को क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये तो हमारा डिफिनीशन है, जो कि कभी पूछता नहीं है, हमें बस ध्यान देना है, जानना है मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। तो इंडिविजुअल एटम से मिलकर जो फार्मूला बने मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ये पूछेगा नहीं इतना बेसिक चीज, इससे न्यूमेरिकल आएगा। तो यहाँ पे हम लोग और ध्यान देते हैं आगे, और इंपीरिकल फार्मूले को भी डिफाइन देखिए यहाँ पे कर दिया गया है, तो इसको भी एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। The empirical formula is the simplest formula of a compound which is defined as the ratio of सबस्क्रिप्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पॉसिबल होल नंबर। क्या मैंने बोला था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला में हम लोग कितना सिंपलाइज उसको कर सकते हैं। ठीक, यानी उसको कैंसिल करके उसके जितने भी एटम्स हैं उसको कैंसिल करके कितना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दें, उस सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी फार्मूला आएगा वही हमारा क्या कहलाता है, एम्पिरिकल फार्मूला, यानी सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ गिवन मॉलिक्यूल। तो अब इसकी बात तो हो गई, दोनों फार्मूले को हम लोगों ने समझ लिया। अब देखिए यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है आप लोगों का, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू एन इनटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो ये डिफिनीशन देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे एक फार्मूला है जिसमें लिखा गया है मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू एन इनटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो एन अब है क्या, तो एन को हम लोग आइए खुद से समझते हैं। मैंने पहले एक एग्जाम्पल लिया था ग्लूकोज का, और जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था, C6H12O6, और इसी का मैंने एम्पिरिकल फार्मूला भी लिखा था। आइए इसको भी लिख लेते हैं, ये क्या था, CH2O। अब यहाँ से हम लोग n का आइडिया लगा सकते हैं अपने आप। यहाँ पे देखिए n हो क्या सकता है, तो अब इसमें हम लोग किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि फिर से मॉलिक्यूलर फार्मूला क्रिएट हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ 6 से, तो ये क्या हो जाएगा, C6, 6 2 12 और O6, तो ये फार्मूला बन जाएगा। यानी यहाँ पे n क्या है, 6 है। तो n को हम लोग बता सकते हैं अगर हमें दोनों फार्मूले पते हों, एंड मॉलिक्यूलर भी पता हो, एम्पिरिकल भी पता हो, तब तो n हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। लेकिन ऐसा क्वेश्चन कभी देगा नहीं। ठीक, यहाँ पे हमें क्या करना होगा, मोलर मास गिवन होता है, इसका मोलर मास दिया रहेगा, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, फिर n निकालेंगे, तो वो अलग अलग प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि n क्या दिख रहा है, n दिखा रहा है हमारा कोई नंबर, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा। अब इस नंबर को तो हम लोगों ने ऐसे निकाल लिया, और इसका देखिए तरीका क्या है n निकालने का। और दूसरा तरीका यहाँ पे देखिए हम लोग देख सकते हैं, n हमारे पास एक नंबर है, ठीक, जो कि इसको हम लोग देखिए एक तरीके से और निकाल सकते हैं। अगर हमें फार्मूला ना पता हो और n निकालने के लिए बोल दिया, तो यहाँ पे हमें क्या पता होना चाहिए, मॉलिक्यूल का या एम्पिरिकल फार्मूला वाले जो भी मॉलिक्यूल है, ये वाला मॉलिक्यूल या ये वाला मॉलिक्यूल, दोनों में हमें क्या पता होना चाहिए, दोनों का मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए। एम्पिरिकल फार्मूला मास पता हो और मॉलिक्यूलर फार्मूला मास पता हो, तभी भी हम लोग n निकाल सकते हैं। यानी n का हमारा जो, ठीक है, फार्मूला बन के आएगा वो क्या हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास, एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो आइए हम लोग मास को निकाल लेते हैं एक बार। तो देखिए अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला मास यहाँ पे निकाला जाए, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास जो होता है वो होगा 180 ग्राम पर मोल। हमें पता है ग्लूकोज का कितना है, 180 ग्राम पर मोल। और इस वाले मॉलिक्यूल का निकाला जाए जो कि एम्पिरिकल फार्मूला वाला है, तो इसका आएगा हमारा
यहाँ से देखिए निकाला जाए, कार्बन का हो गया 12, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 12 2 करेंगे कितना आ गया 14, और ऑक्सीजन का कितना है 16, 16 प्लस 14 करेंगे कितना आ गया, ये आ जाएगा हमारा 30 ग्राम पर मोल। तो अगर इसको कैंसिल कर दिया जाए, ग्राम से ग्राम कैंसिल, एम मोल से मोल कैंसिल, ml नहीं है, ये क्या है मोल है, ठीक। तो ये सारे चीज़ कैंसिल होने के बाद आएंगे, ठीक है, 18 और 3 जा कितना हो जाएगा 6, तो ये हमारा देखिए 6 आ गया, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे अपने आप लिख दिया था आइडिया लगा के, लेकिन ये निकलता कैसे एक्चुअल में, इस तरीके से निकलेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास को एम्पिरिकल फार्मूला वाले मास से डिवाइड करेंगे। तो इसको पहले कर दीजिए नोट। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो हम लोगों ने देखिए इतना चीज़ तो जान लिया। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की और कैलकुलेट करते हैं किस तरीके से क्वेश्चन देगा, एम्पिरिकल फार्मूला हमें कैसे निकालना होगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, अ कंपाउंड ऑन एनालिसिस वाज फाउंड टू कंटेन, कोई हमारे पास क्या है कंपाउंड है जिसके अंदर उसके एलिमेंट का परसेंटेज गिवन है। तो कार्बन प्रेजेंट है 34.6%, हाइड्रोजन प्रेजेंट है 3.85%, ऑक्सीजन है 61.55। कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला, यहाँ पे केवल क्या पूछा है एम्पिरिकल फार्मूला बताइए। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसके देखिए सॉल्व करने का जो प्रोसेस है हम लोग पहले वो सीख लेते हैं, उसी प्रोसेस से सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, टेबल बना के सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो आइए हम लोग टेबल बनाते हैं जिसमें हम लोग पहले लिखेंगे एलिमेंट कौन कौन से प्रेजेंट हैं, उसके बाद हम लोग लिखेंगे उसका परसेंटेज, इनका परसेंटेज कितना है। तो यहाँ पे बात की जाए एलिमेंट की, तो देखिए कौन कौन से एलिमेंट हमारे पास है यहाँ पे। तो एक तो हो गया कार्बन, दूसरा हो गया हाइड्रोजन, तीसरा हो गया ऑक्सीजन। तो एक है कार्बन, ठीक, दूसरा है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या है 3 एलिमेंट प्रेजेंट है यहाँ पे। तो कार्बन का परसेंटेज की बात करें तो ये है 34.6, दूसरा एलिमेंट और हाइड्रोजन हो गया 3.85 और ऑक्सीजन हो गया 61.55। तो इन तीनों का देखिए परसेंटेज दे दिया। अब हमें करना क्या है, एक स्टेप और आगे बढ़ाना है रिएक्शन को, ठीक। एक स्टेप आगे हम लोग करेंगे क्या, जो भी परसेंटेज दिया हुआ है उसे हम लोग क्या करेंगे, उसके एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देंगे सभी को। तो एटॉमिक वेट से डिवाइड करने का मतलब हम लोग करना क्या है, परसेंटेज को इसके वेट से या एमयू में या जो भी हमारा वेट इसका गिवन होगा उसी से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना है 34.6। तो कार्बन का जो वेट होता है वो कितना होता है 12 एमयू, तो उसको 12 से डिवाइड कर देना है हमें। हाइड्रोजन का ठीक 1.008, इससे डिवाइड कर देना है। ऑक्सीजन का क्या आएगा 61.55, इससे डिवाइड कर देना है हमें 16 से। तो एक काम करने के बाद यहाँ पे कुछ वैल्यू फाइंड आउट हो जाएंगी, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ वैल्यू आ जाएंगी। अब उसमें हमें ध्यान क्या देना है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा, तीनों में जो सबसे क्या होगा स्मॉलेस्ट होगा, उसी से हमें क्या करना है, तीनों को एक बार और डिवाइड कर देना है। जैसे इसको अगर डिवाइड करेंगे हम लोग तो ये हमारा क्या होगा, ये लगभग 2 पॉइंट समथिंग आएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, ये 3 है तो ये क्या 1 है, ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी हमारा क्या होगा, ये 3 पॉइंट समथिंग ये भी आएगा। तो जो सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा यही दोनों में से कोई होगा। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ये वाला वैल्यू सबसे स्मॉल आ गया, तो उस स्मॉल वाले से क्या करेंगे, तीनों को एक एक बार हम लोग डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे डिवाइड करने के बाद हमें क्या होगा, कुछ रेशियो मिल जाएगा। अब उसी रेशियो से हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला लिख देंगे और वही फार्मूला क्या कहलाएगा, हमारा एम्पिरिकल फार्मूला बन जाएगा। पहले इतने चीज को नोट करिए, फिर हम लोग देखते हैं आगे। तो हम लोग देखिए इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के बाद अगर क्वेश्चन में दे दिया कि मोलर मास इतना है मॉलिक्यूल का, तो अगर हमें मोलर मास दे दिया तो भी तो क्या करेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछेगा। अगर एम्पिरिकल फार्मूला केवल पूछ रहा है तो इसी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसमें जो सबसे स्मॉल होगा, इन तीनों में डिवाइड करने के बाद जो भी सबसे स्मॉल क्वांटिटी आएगा उससे हमें क्या करना है, तीनों को डिवाइड करना है। तीनों को डिवाइड करने के बाद क्या होगा, एक रेशियो मिल जाएगा
और उसी रेशियो से मान लेते हैं कुछ भी रेशियो इस तरह से आ गया, तो उसी रेशियो से क्या करेंगे हम लोग, एटम को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे मान लीजिए C1 आ गया, H2 आ गया, O3 आ गया, तो हमारा वो फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस तरीके से फॉर्मूला हमारा बन के आ जाएगा। अगर मोलर मास क्वेश्चन में गिवन है, मोलर मास अगर दिया है और तो मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछ सकता है, तो हम लोग तब क्या करेंगे, तो हम लोग निकालेंगे वहाँ पे n। तो n का मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला मास या मोलर मास अपॉन इंपिरिकल फार्मूला मास। तो हम लोग इंपिरिकल फार्मूला तो यहाँ से निकाल ही चुके हैं, उससे से डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद n पता चल जाएगा। n जब पता चल गया तो जो भी हमारा फार्मूला होगा उसमें अगर n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल जाएगा, जो कि हम लोगों ने पहले ही देख लिया था। तो ये हमारा क्या है, प्रोसेस है ऐसे क्वेश्चन को लगाने का। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इंपिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूले को सॉल्व कर लेंगे। तो अब हम लोग को करना क्या है, आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग क्या करेंगे, इसके से रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, इंपिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसको हम लोगों ने डिटेल में समझ लिया। तो वीडियो करते हैं पे समाप्त। थैंक यू।